गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने लेक्चर सीरीज दैट इज़ हाइड्रोलिक टरबाइन की लेक्चर सीरीज में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिएक्शन टरबाइन। तो जैसे हमने पहले देख चुके हैं हम कि जो टरबाइंस होती हैं मेनली दो पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इम्पल्स टरबाइन और सेकंड वन इज रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन का जो पेल्टन व्हील का केस था हम पूरा स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन टरबाइन। तो जिस तरह से हम जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन पढ़ने जा रहे थे तो क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन में हमने देखा था कि हमारी जो इम्पल्स टरबाइन होती है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि सारी की सारी एनर्जी जो होती है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करी जाती है। वाटर की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। उसके बाद उस एनर्जी का यूज करके जो इम्पेलर या जो रनर होता है वो मूव कराया जाता है। या जो बड़ा व्हील था हमारे पास पेल्टन व्हील के केस में उसे क्या किया जाता है, रोटेट कराया जाता है। जो हमारी रिएक्शन टरबाइन होती है इसमें थोड़ा सा जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें जो वाटर की एनर्जी होती है वो दो फॉर्म में यूज की जाती है, दोनों ही फॉर्म में। कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है? एक तो जो वेलोसिटी की वजह से जो रनिंग वाटर के पास जो वेलोसिटी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और जो उसका एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, जैसे हमने वाटर को रोक के रखा तो उसके पास क्या होगा, काफी ज्यादा हाई प्रेशर होगा, उस प्रेशर को भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे मैंने कहा था कि रिएक्शन टरबाइन इज कंप्लीटली और फ्रांसिस टरबाइन इज कंप्लीटली इनवर्स ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल पंप। जैसा हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप देखा था उसके जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये दोबारा से एक बार सेंट्रीफ्यूगल पंप देखते हैं। ये हमारे पास रनर है और यहाँ पे कुछ आई बनी हुई थी हमारे रनर की। आई कौन सा पोर्शन था सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, जहां से वाटर क्या करता था, एंटर करता था। ये रनर के ऊपर क्या थे, ब्लेड्स लगे हुए थे कुछ इस तरह से। हमने देखे थे हमारे पास क्या था, ब्लेड्स लगे हुए थे, सारे के सारे ब्लेड एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये क्या थे, कुछ इस तरह से ब्लेड्स लगे हुए थे हमारे पास। तो हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जो वाटर क्या करता है, आई से एंटर करता है और बाहर की डायरेक्शन में मूव करता है। और जो हमारी ब्लेड्स होती हैं वो क्या करती हैं, या जो रनर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या किया जाता है, रोटेट कराया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्लेड्स रोटेट होते हैं और ब्लेड्स हमारे वाटर के ऊपर वर्क करते हैं। दैट इज ब्लेड इज ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू द वाटर, और अल्टीमेटली वो एनर्जी क्या होती है, फ्रॉम लोअर लोकेशन टू हायर लोकेशन, या लोअर लेवल से अपर लेवल तक हम वाटर को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। पर इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन जैसा रिवर्स होगा केस, तो वाटर क्या करता है, यहाँ से एंटर करते ब्लेड के ऊपर से मूव करते करते यहाँ पहुंच जाता है और यहाँ से एग्जिट कर जाता है हमारे रनर से। तो जो हमारे पास जो वाटर अपने साथ एनर्जी ला रहा होता है हाई प्रेशर से, या जो काइनेटिक एनर्जी ला रहा होता है, वो किस में कन्वर्ट होती है, वो किस में ट्रांसफर होती है, वो ब्लेड्स में ट्रांसफर होती है। और ब्लेड्स अल्टीमेटली क्या कराते हैं, हमारे रनर को रोटेट कराते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस केस में वाटर की एनर्जी ब्लेड्स पे जा रही है और ब्लेड्स क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास जो एनर्जी होती है, एक तो जो फ्लोइंग वाटर के पास जो वेलोसिटी होगी उसकी एनर्जी ब्लेड्स में ट्रांसफर होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी यूज होगी। साथ ही साथ हमारे पास क्या होगी, ब्लेड्स के ऊपर से जब ये मूव कर रहे होते हैं तो जिस पॉइंट से हमारा वाटर एंटर करता है और जिस पॉइंट पे हमारा वाटर एग्जिट कर जाता है रनर से, दोनों ही पॉइंट के प्रेशर में डिफरेंस होता है। 1 और 2 अगर करके नोट करें तो दोनों ही पॉइंट्स के प्रेशर में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस भी होता है वो भी अल्टीमेटली वर्क डन ऑन दी इम्पेलर में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन ऑन दी रनर में कन्वर्ट होता है। तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों ही तरीके की एनर्जी का क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है इनकी इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस ग्रेजुअली एज इट पासेस थ्रू दी रनर। रनर के ऊपर जैसे जैसे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर चेंज होता है और वो क्या होता है, वो वर्क डन ऑन दी इम्पेलर की तरह यूज किया जाता है। तो जनरली मॉडर्न डे में आज के टाइम पे हमारे पास जो रिएक्शन टरबाइन होती है वो दो तरीके से होती है। दो तरीके की रिएक्शन टरबाइन हम देखते हैं, एक फ्रांसिस टरबाइन और सेकंड वन इज कापलान टरबाइन। इनका क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन के केस में मैंने पूरा बताया था कि फ्लो किस तरह से होता है, तो एक बार वाला लेक्चर जरूर देख लेना। फ्रांसिस टरबाइन के केस में हम दो तरीके की टरबाइन अभी भी देखते हैं। फर्स्ट इज ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन, एक जो हम ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन देखते हैं, और दूसरी जो हम देखते हैं दैट इज योर मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। दो तरीके की फ्रांसिस टरबाइन होती है। जो ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन थी उसमें जो फ्लो था वो कौन सा था, रेडियल फ्लो। ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन में इज रेडियल फ्लो। मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन में कौन सा फ्लो होता था, मिक्स फ्लो की बात करते थे। ये सबको अगर लास्ट जिसने लास्ट टू लास्ट जिसमें क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है वो अगर लेक्चर किसी को देखा है ध्यान से तो उसे पता पड़ जाएगा मिक्स फ्लो टरबाइन क्या होता है। कापलान टरबाइन हमारे पास कंप्लीटली कौन सी टरबाइन हुआ करती थी, एक्सियल टरबाइन होती थी। फॉर द टाइम बीइंग हमें क्या याद रखना है, फ्रांसिस टरबाइन एंड कापलान टरबाइन बोथ द टरबाइंस आर रिएक्शन टरबाइन, दैट इज कि दोनों में ही प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का ही यूज होगा। तो फ्रांसिस टरबाइन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम फ्रांसिस टरबाइन पढ़ेंगे, देन
वी विल बी मूविंग टू अवर कापलान टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन में अगर हम देखते हैं तो फ्रांसिस टरबाइन कंसिस्ट ऑफ, ये जो रिएक्शन टरबाइन होती है इन जनरल क्या होता है, तीन मेन पार्ट से बनी होती है। फर्स्ट इज स्टे वेन्स, सेकंड इज एडजस्टेबल गाइड वेन्स एंड थर्ड इज रोटेटिंग ब्लेड्स कॉल्ड एज रनर ब्लेड। जो रनर पोर्शन होता है जिसके ऊपर हमारी ब्लेड माउंटेड होती है, जो रोटेट करके अल्टीमेटली शाफ्ट से कनेक्ट होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो कुछ बेसिक पहले रिएक्शन टरबाइन का देख लेते हैं, फिर फ्रांसिस टरबाइन का देखेंगे। फ्लो एंटरिंग एट द हाई प्रेशर इज टर्न टुवर्ड्स दी रनर बाय दी स्टे वेन्स। स्टे वेन्स हमारे पास सबसे आउटर में लगी रहती हैं, वो अल्टीमेटली हमारे पास जो फ्लो होता है उसको क्या करती हैं, हमारे ब्लेड्स की तरफ या फिर गाइड वेन्स की तरफ क्या करती हैं, मतलब गाइड वेन्स की तरफ घुमाती हैं। और ये कंप्लीटली ये सारा का सारा सिस्टम जो भी ये तीन कंपोनेंट बताए हैं, तीनों के तीन किसके अंदर होते हैं, केसिंग के अंदर, क्लोज्ड केसिंग के अंदर, दैट इज नोन एज स्पाइरल केसिंग कहलाती है। हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो जब हमारे पास क्या हो रहा है, अभी जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया कि जब पॉइंट ए से पॉइंट 2 या पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज आ रहेगा। मोमेंटम इज एक्सचेंज बिटवीन दी ब्लेड्स एंड दी वाटर। वाटर और ब्लेड्स के बीच क्या होगा, मोमेंटम एक्सचेंज होगा। तो जो मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है उसकी वजह से वाटर अपनी एनर्जी लूज करता है, और ये जो वाटर क्या करता है, ब्लेड्स के ऊपर वर्क डन करता है और एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। एनर्जी को जो लूज करता है वो प्रेशर ड्रॉप की फॉर्म में नजर आता है। तो वाटर का क्या होता है, 1 से 2 में जाने में, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 में जाने में प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप कर जाता है हमारे पास। तो ये एक डायग्राम बना हुआ है किसका, फ्रांसिस टरबाइन का एक डायग्राम बना हुआ है। तो अगर यहाँ पहले इस फर्स्ट डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या एक प्रकार से हमारे पास क्या है, केसिंग है। ये दो जो बबल्स या जो सर्कुलर पोर्शन दिखा रखा है ये क्या है, केसिंग है। सेकंड अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो यहाँ समझ में आ रहा है हमें, ये केसिंग है हमारे पास, क्या कहलाती है, स्पाइरल केसिंग। दिस इज योर स्क्रॉल केसिंग और स्पाइरल केसिंग कहलाती है। समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि हम एक बार सेंट्रीफ्यूगल पंप देख चुके हैं, उसमें हम देख चुके हैं केसिंग का क्या काम होता है, इन सब चीजों का क्या काम होता है। अब जो इसमें नई चीजें वो देख लेते हैं। जब हम केसिंग से आगे को मूव करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो क्या मिलती है, दैट इज योर स्टे वेन। अभी डिटेल में देखेंगे इनका कि एक एक का क्या फंक्शन होता है। स्टे वेन से जब हम आगे को मूव करते हैं हमारे पास क्या मिलते हैं, गाइड वेन्स मिलते हैं। तो गाइड वेन्स एक्चुअली क्या कहलाते हैं, या तो विकेट गेट्स हम उन्हें कहते हैं, या फिर एडजस्टेबल वेन्स भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम देखा, क्या नाम देखा, एडजस्टेबल। इन्हें क्या है, एडजस्ट किया जा सकता है। कैसे एडजस्ट करते हैं और क्यों एडजस्ट करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। लास्ट में जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास कहते हैं एक्चुअल ब्लेड्स आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, जैसे हम यहाँ से पेन स्टॉक से मूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस तरफ को मूव करेंगे। तो फर्स्ट चीज जो हमारे पास जो स्ट्राइक करती है वो क्या है, ये हमारे पास जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्या है हमारे पास, स्टे रिंग्स या फिर स्टे वेन्स। ये जो मेरे को दिखा रखे हैं दैट इज योर स्टे वेन्स। उसके बाद जब हम आगे को फर्दर मूव करेंगे आउटलेट की तरफ तो हमें क्या मिलते हैं, गाइड वेन्स मिलते हैं। दिस इज दीज ऑल आर योर गाइड वेन। ये हमारे पास क्या है, गाइड वेन। जब हम फर्दर और अंदर मूव करते हैं तो हमें क्या मिल रही है, ब्लेड्स मिल रही है, ब्लेड्स माउंटेड ऑन दी रनर। इन ब्लेड्स के ऊपर ही हमारा वाटर क्या करता है, वर्क करता है, और अल्टीमेटली हमारा क्या करता है, जो हमारा रनर होता है वो रोटेट करता है। रोटेट जो रनर होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, जैसे यहाँ देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, जो वेन्स दिखा रखी है, ये वेन्स है हमारे पास रनर की। ये किससे कनेक्टेड होगा, जो हमारा रनर है दैट विल बी कनेक्टेड विद द शाफ्ट। और शाफ्ट हमारे पास किससे कनेक्टेड होगा, एक मोटर से कनेक्टेड होगा, या सॉरी एक जनरेटर से कनेक्टेड होगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। लास्ट कंपोनेंट जो हमारे पास जो एडिशनल कंपोनेंट है जो अभी तक हमने नहीं देखा है, रिएक्शन टरबाइन में जो वाटर, जैसे हमने कहा कि पॉइंट 1 जो वहां पे मैंने डायग्राम में पॉइंट बनाए थे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में मैं देखता हूँ कि वाटर एंटर करा तो ये दैट दिस पॉइंट इज डिनोटिंग एज 1 एंड दिस पॉइंट इज डिनोटिंग एज 2। तो दोनों के बीच ही क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा। अगर इस पार्ट में देखें तो पॉइंट 1 कहाँ पे, पॉइंट दिस इज योर पॉइंट 1 एंड दिस इज योर पॉइंट 2। तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप हो रहा होगा। जब पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक मेरा वाटर मूव कर रहा है तो देयर विल बी अ ड्रॉप इन दी प्रेशर। अब पर पॉइंट 2 पे भी प्रेशर क्या होता है, जीरो नहीं होता। पॉइंट 2 पे भी क्या होता है, प्रेशर जीरो नहीं होता हमारे पास, और साथ में ही पॉइंट 2 पे कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो जब हमारे पास पॉइंट 2 पे प्रेशर है कुछ, दैट इज अगर P2 इज ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते कि डायरेक्टली अगर हम ओपन में छोड़ देंगे तो प्रेशर क्या आएगा, सडन चेंज आएगा। पॉइंट 2 पे प्रेशर हायर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और अगर ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर पे छूट गया होता तो प्रेशर कितना आया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया था। ठीक है, पॉइंट 2 पे ज्यादा प्रेशर है और पॉइंट 2 के जस्ट बाद क्या होता है, एटमॉस्फेरिक। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, एक ट्यूब इस तरह से लगाई हुई है, ये जो कोने, ये सिलेंड्रिकल शेप की दिख रही है तुम्हें, फ्रस्टम या सिलेंड्रिकल शेप की दिख रही है, दैट इज नोन एज ड्राफ्ट ट्यूब। क्या कहलाती है हमारे पास, ड्राफ्ट ट्यूब कहलाती है। देखेंगे इसका फंक्शन क्या है। लास्ट में वाटर अल्टीमेटली क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब इज सबमर्ज इन दी टेल रेस। इतना पोर्शन ड्राफ्ट ट्यूब का क्या है, टेल रेस से नीचे। टेल रेस क्या होता है,
वो वाटर लेवल जहाँ पे वाटर हमारा क्या करता है एक्चुअली में एग्जिट कर जाता है या दोबारा से रिवर या कैनाल के साथ मीट कर जाता है। ये भी जब हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट जनरल लेआउट बताया था उसमें बता रखा है। एक एक करके एक बार कंपोनेंट पढ़ लेते हैं और इनकी बेसिक फंक्शनिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज स्पाइरल केसिंग। वही हाइड्रोलिक फंक्शन है स्पाइरल केसिंग का जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप में था। अब जब हमने स्पाइरल केसिंग की या केसिंग की बात करी थी, केसिंग की जब हमने बात करी थी इन केस ऑफ पेल्टन व्हील, हमने कहा था कि देयर इज नो हाइड्रोलिक फंक्शन ऑफ द केसिंग इन केस ऑफ पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील के केस में कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं था, केवल वो क्या करता था सेफ गार्ड करता था और स्प्लैशिंग ऑफ वाटर से हमें क्या करता था सेव करता था। पर इस केस में हमारे पास क्या होता है काफी इंपॉर्टेंट या हाइड्रोलिक फंक्शन होता है। जैसे अब इसका मेन हाइड्रोलिक फंक्शन क्या होता है कि हर पॉइंट पे देखो वाटर यहाँ से भी एंटर करेगा और वाटर घूम के जब आगे आएगा तो यहाँ से भी एंटर करेगा। तो दोनों ही पोर्शन से वाटर क्या कर रहा है हमारे पास एंटर कर रहा है। तो पहले तो इसका हाइड्रोलिक डिजाइन अगर हम केसिंग का देखेंगे तो जैसे जैसे हम आगे को मूव करते जा रहे हैं अपने रनर में, तो अगर इसे 1 सेक्शन में मानूं और यहाँ पे अगर मैं 2 सेक्शन मानता हूँ तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे को मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा स्पेसिंग ऑफ दी केसिंग है या फिर डाया ऑफ दी केसिंग है वो क्या हो जा रहा है डिक्रीज हो जा रहा है, कम होते जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्पेस ज्यादा है हमारे पास और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्पेस क्या हो गया कम हो गया। यहाँ और आगे हम फर्दर मूव करें तो हमारा स्पेस क्या हो गया और कम हो चुका है। ऐसा इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस वही है सेंट्रीफ्यूगल पंप में जैसा, बस उसका रिवर्स हो जाएगा। कैसे कि जब वाटर जो हमारा एंटर कर रहा है यहाँ पे तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जब हमारे पास एंटर कर गया यहाँ पे तो हमारे पास एक्चुअली में जो वाटर अब यहाँ तक बचा है वो क्या हो गया कम हो गया। अगर यहाँ पे V1 था या फिर Q1 क्वांटिटी ऑफ वाटर था और यहाँ पे क्या था अल्टीमेटली Q2 क्वांटिटी ऑफ वाटर था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें डिस्चार्ज की बात ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्चार्ज लिखना गलत हो जाएगा थोड़ा सा। अगर हम ये बात करते हैं ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है और ये हमारे पास सेकंड सेक्शन है, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ पे ज्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 इज ग्रेटर देन दी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2। पहले पॉइंट पे या पहले सेक्शन पे वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 2। तो हम क्या चाहते हैं सेम वेलोसिटी हो, जब रनर पे हमारा वाटर पहुंचे तो दोनों ही पॉइंट पे क्या हो वेलोसिटी सेम हो। यहाँ पे भी अगर v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है वाटर तो यहाँ पे भी क्या करे v वेलोसिटी से ही एंटर करे। ऐसा क्यों, क्योंकि इम्बैलेंस आ जाएगा। अगर दोनों जगह पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी से एंटर कर रहा है तो इम्बैलेंस हो जाएगा हमारे रनर के साथ। तो हम क्या चाहते हैं दोनों ही सेक्शन पे, ऑल दी सेक्शन पे, दोनों पे नहीं सारे सेक्शन पे हम क्या चाहते हैं हमारी वेलोसिटी क्या रहे बराबर रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने केसिंग का डिक्रीज करते जाते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होने से वेलोसिटी क्या हुई इंक्रीज कर गई। क्या इंक्रीज कर गई, वेलोसिटी इंक्रीज कर गई। तो अल्टीमेटली हम क्या अचीव कर लेते हैं कि हर पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या रहे यूनिफॉर्म रहे। यही लिखा हुआ है देखो, क्लोज पैसेज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग इन द क्रॉस सेक्शन। क्या होता है ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहा था। पहला फंक्शन तो इसका ये होता है कि टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्लो ओवर द पेरिफेरी ऑफ द रनर सच दैट एंट्रेंस वेलोसिटी इज सेम। सारे पॉइंट्स पे रनर पे क्या होनी चाहिए एंट्रेंस वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अब ये कैसे अचीव करते हैं ये अभी मैंने बताया सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे जाते जाते क्या होगा। दूसरा ये तो ये केवल इसका फर्स्ट फंक्शन लिखा है। सेकंड फंक्शन इसका ये होता है कि इसमें क्या होता है वाटर स्टोर रहता है हमेशा। तो जब हमारा रनर हम कहते हैं कि पानी में डूबा रहना चाहिए, रनर शुड ऑलवेज बी सबमर्ज इन दी वाटर। क्यों, क्योंकि हम प्रेशर शुड ऑलवेज बी मोर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दूसरा काम क्या होता है इसका विद होल्ड दी वाटर, वाटर हमेशा इसमें होल्ड रहता है। सेकंड पोर्शन में जैसे कहा केसिंग के बाद हमारा कहाँ मूव करता है वाटर टुवर्ड्स दी स्टीयरिंग। स्टीयरिंग देखो स्टीयरिंग हम समझ सकते हैं जैसे हमारा घर है, घर में कॉलम्स लगे रहते हैं। तो स्टीयरिंग का बेसिक फंक्शन जो है उस रिंग का बेसिक फंक्शन यही है कि वो हमारे जो फ्रांसिस टरबाइन होती है, जो हमारी रिएक्शन टरबाइन होती है उसको क्या करता है लोड सपोर्ट देता है, उसके वेट को क्या करता है सपोर्ट देता है। स्टीयरिंग्स में हमारे क्या लगे रहते हैं फिक्स्ड वेन्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं फिक्स्ड वेन। यहाँ पे अगर डायग्राम में देखेंगे पीछे जाके तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारी ये जो ब्लैक आउटर पेरिफेरी पे जो रिंग है दैट इज योर स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग क्या इसका काम क्या है, स्टीयरिंग का काम है हमारे पास कि ये लोड को झेलता है, जो हमारा रनर होगा उसके लोड को क्या करता है बैलेंस करके होल्ड करके रखता है। स्टीयरिंग्स पे क्या लगे रहते हैं फिक्स्ड वेन्स नोन एज स्टे वेन्स। क्या कहलाते हैं स्टे वेन्स। स्टे वेन्स का काम क्या है कि टू डिफ्लेक्ट द वाटर टुवर्ड द गाइड वेन। जो पानी बाहर से आया उसे कहाँ को डिफ्लेक्ट कर दे गाइड वेन की तरफ डिफ्लेक्ट कर दे। तो ये फंक्शन होता है स्टे वेन्स का। तो स्टीयरिंग का फंक्शन समझ में आ गया, साथ ही साथ स्टे वेन्स का फंक्शन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट इज योर गाइड वेन्स। देखो हम यहाँ पे हम देखेंगे तो गाइड वेन्स जब स्टेयर वेन से हमारा वाटर पास हो जाता है तो कहाँ पहुंच जाता है गाइड वेन्स। ये जो अनडार्क जो सर्कल दिखा रखे हैं या अनडार्क शेप के जो दिखा रखे हैं दैट इज योर गाइड वेन्स। अब यहाँ पे स्टीयरिंग में एक चीज और देख लेंगे कि ये किसके, ये भी एरोफोइल शेप के होते हैं, यहाँ लिखा नहीं है
यहाँ पे लिखा होगा है जो गाइड वेन्स होते हैं दैट इज ऑफ योर एरोफॉइल शेप। एरोफॉइल शेप स्टीयरिंग्स भी हमारे पास क्या होते हैं एरोफॉइल शेप के। एरोफॉइल शेप के क्यों होंगे? ताकि जब वाटर उसके ऊपर से मूव करे तो लॉस इन द एनर्जी शुड बी मिनिमम। लॉस ऑफ द एनर्जी क्या होनी चाहिए? सबसे कम होनी चाहिए। डू नॉट कॉज द लॉस ऑफ द एनर्जी। एब्सोल्युटली नेग्लेक्ट तो नहीं होगी एनर्जी का लॉस, पर क्या होगा कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तो हम मिनिमाइज करने का काम करते हैं। गाइड वेन्स का काम हमारे पास क्या होता है यहाँ समझते हैं गाइड वेन्स का काम दोबारा डायग्राम में। गाइड वेन्स का काम देखो, गाइड वेन्स का काम होता है एंगल में रोटेट कराना, किसी एक पर्टिकुलर एंगल में वाटर को डिफ्लेक्ट कराना। तो गाइड वेन्स के साथ तुम देखोगे तो एक डॉटेड सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, और क्या होता है यहाँ पे डॉट बनाता है। दिस डॉट इज नोन एज पिवट। क्या कहलाता है? पिवट पॉइंट, या फिर जिसे हम कहते हैं हिंज। क्या कहलाता है? हिंज। इसके अबाउट हमारा जो गाइड वेन होता है वो क्या कर सकता है? रोटेट करा सकता है। तो मतलब हम टाइम टू टाइम अपने गाइड वेन के एंगल को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये ऐसे है तो थोड़ी देर में मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये किस काम में आ रहा है कि जैसे हमें ये करना है कि वाटर शुड एंटर रेडियली, रेडियली एंटर करे, दैट इज अल्फा 1 की वैल्यू कितनी हो जाए? वेलोसिटी ट्रायंगल से हमने देख रखा है अल्फा 1 अगर 0 डिग्री हो जाता है दैट इज योर रेडियल एंट्री हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि रेडियल एंट्री हो तो हम, या फिर हम ये चाहते हैं कि एंट्री शुड बी या अल्फा 1 शुड बी 20 डिग्री, अगर हम ये ऐसे चाहते हैं, इस तरह से हम बार बार अपने एंगल को चेंज करना चाहते हैं, अल्फा 1 शुड बी इक्वल टू 10 डिग्री, इस तरह से अगर एंगल को चेंज करना चाहते हैं, ये पर्पस किससे फुलफिल होता है? हेल्प विद द हेल्प ऑफ गाइड वेन्स। गाइड वेन्स को हम रोटेट कराते हैं और अलग अलग एंगल पे सेट करते हैं और ये देखते हैं कि कितने एंगल की हमें रिक्वायर्ड है और किस एंगल पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है। तो वो डिफरेंट डिस्चार्ज पे डिफरेंट एंगल लेते हुए एफिशिएंसी को क्या कराया जाता है? वेरी कराया जाता है। सेकंड काम जो इसका हो सकता है, ये दिस इज योर फर्स्ट पर्पस। सेकंड पर्पस जो होता है, कभी कभी क्या होता है जैसे पावर की मान लो 10 टरबाइन लगी हुई है, 10 रिएक्शन टरबाइन लगी है, कहीं पे ये आ गया कि अब हमें पावर नहीं चाहिए, पावर का या जो लोड होता है बाहर से जो लोड आया, डिमांड जो आई वो कम हो गई है सडनली। तो जब हमारी डिमांड कम हो जाती है तो हम ये चाहते हैं कि हमारी 2 टरबाइन ना चले, 2 टरबाइन को किया, 2 रिएक्शन टरबाइन को क्या कर दिया? बंद कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, हमारे रनर तक वाटर ना पहुंचे, इसके लिए हम क्या कर देते हैं? गाइड वेन को कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं। ये क्या करते हैं? एक क्लोज इस तरह से पाथ बना देते हैं जिससे वाटर क्या करता है? एंटर नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे वाटर क्या कर पाएगा? एंटर रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा बाहर ही। तो दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ द गाइड वेन। गाइड वेन्स कैन क्लोज ईच अदर, क्लोज करके हम क्या कर सकते हैं? सडनली हमारे रनर की तरफ वाटर क्या हो जाए? पहुंच ना सके, इसलिए। नंबर ऑफ गाइड वेन जो जनरली रिएक्शन टरबाइन में कितने से कितने वेरी करती है? 8 to 24। ये नंबर अप्रोक्सीमेटली याद रहना चाहिए कि हमारी नंबर ऑफ गाइड वेन्स कितने होते हैं? 8 to 24 होते हैं। ठीक है, अब वही लिखा हुआ लास्ट में कि कितना आउटपुट चाहिए, उसके हिसाब से हम अपने एंगल को वेरी करा सकते हैं। और कहीं पे रनर को रोकना, रनर पे रुकवाना है वाटर को, तो भी गाइड वेन्स को क्लोज होते हैं। जो हमारे पास सेकंड लास्ट कंपोनेंट है दैट इज योर रनर। ये क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि अगर रनर ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो रोटेट नहीं करेगा, तो शाफ्ट पे एनर्जी कभी पहुंचेगी नहीं, शाफ्ट भी कभी रोटेट करेगा नहीं। तो दिस इज योर रोटेटिंग एलिमेंट। ये हम देख चुके हैं कि क्या होता है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है हमारे पास। वाटर जब इस पे मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम के कारण इस पे क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क प्रोड्यूस होने से क्या करता है? रोटेट करने लग जाता है। अल्टीमेटली दिस टॉर्क विल गेट ट्रांसफर टू द शाफ्ट। अब जो एक कंसिडरेशन यहाँ दे रखी है, क्या कंसिडरेशन दे रखी है? विड्थ ऑफ द रनर डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड हम देख चुके हैं क्या होती है स्पेसिफिक स्पीड इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, वही हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन भी होती है। तो जो हमारी विड्थ ऑफ द रनर होती है कि हमारा विड्थ कितना होगा रनर का, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक स्पीड। फॉर हाई स्पेसिफिक स्पीड हम क्या करते हैं? वाइडर रनर का यूज करते हैं। जो रनर की विड्थ होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वो डिस्चार्ज का एक फॉर्मूला निकाला था हमने, डिस्चार्ज इज इक्वल टू पाई इंटू डी मल्टीप्लाई बाय बी इंटू वी एफ। एक टर्म किसी को अगर याद होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, तो बी इज योर विड्थ। अगर डायग्राम बनाने की मैं कोशिश करूं तो अगर ये इस तरह से रनर है हमारे पास, इस तरह से एक डायग्राम बनाया था, अलग अलग वेन्स लगे थे यहाँ पे, ये बीच में था यहाँ पे, तो इस तरह से वेन्स अगर हमारे पास लगे हुए हैं, तो ये जो हमारे पास ये जो है दिस इज नोन एज विड्थ। तो अगर हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा है तो हमारे पास क्या होगा? हम वाइडर रनर का यूज करेंगे। जो रनर की विड्थ होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रॉम रनर द फ्लो इज लेड डायरेक्टली टू द ड्राफ्ट ट्यूब, टॉप ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। यहाँ पे डायग्राम पे देखेंगे, जैसे ही हमारा रनर खत्म हो जाता है, रनर की ब्लेड जैसी खत्म होनी, क्या स्टार्ट हो जा रहा है? यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये समझ सबको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट इज स्टेविन, सॉरी फर्स्ट इज केसिंग, केसिंग से वाटर विल मूव टुवर्ड द स्टे वेन्स, फ्रॉम द स्टे वेन्स इट विल मूव टुवर्ड द गाइड वेन्स, फ्रॉम द गाइड वेन्स इट विल मूव टुवर्ड द, दिस इज थर्ड, from the guide vein it will move towards the runner veins and ultimately it will leads to the draft tube. From the draft tube it will fall to the tail race, water will fall to the tail race. So last is your draft tube, last component is draft tube.
ड्राफ्ट ट्यूब इज कम्प्लीटली न्यू पार्ट, इसका अभी तक हमने स्टडी नहीं किया रखा है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है हमारे पास, ऐसा पैसेज जिसका क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ड्राफ्ट ट्यूब इज अ पैसेज विद ग्रेजुअल इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन। इसका वर्क क्या होता है देखते हैं, इससे पहले देख लेते हैं। इट कैन बी मेड ऑफ कास्ट आयरन, यहाँ पे कास्ट लिखा हुआ है, साथ में क्या होगा, आयरन भी होगा, ठीक है। कास्ट और प्लास्टिक स्टील, प्लेट स्टील हमारे पास से बना होता है, कंक्रीट से भी बना हो सकता है हमारे पास। इट मस्ट बी एयर टाइट, एयर टाइट मीन्स कि प्रेशर इनसाइड दिस, pressure inside the draft tube will always be more than the atmospheric, और सारी ही कंडीशन पे ड्राफ्ट ट्यूब शुड बी सबमर्ज इन दी टेल रेस। टेल रेस में लगभग ये कितना है, 1 मीटर टू अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर इसे क्या किया जाता है, सबमर्ज कराया जाता है हमारे पास। जो एक्चुअल टरबाइन होगी उसमें 1 से 1.5 मीटर तक हमारा वाटर क्या होगा, सबमर्ज इनटू दी टेल रेस होगा। तो ड्राफ्ट ट्यूब फुलफिल्स टू पर्पस। कौन कौन से दो पर्पस फुलफिल करता है हमारे पास, बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पर्पस है। फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट पर्पस जो हमारा फुलफिल करता है वो ये फुलफिल करता है कि ड्राफ्ट ट्यूब जहां से स्टार्ट होता है, देखो इसको समझना थोड़ा ध्यान से, ड्राफ्ट ट्यूब जहां से भी स्टार्ट होगा वहां पे वो क्या करता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। इस एंड पे ड्राफ्ट ट्यूब विल ट्राई टू मेंटेन अ नेगेटिव प्रेशर। अब इसका यूज क्या है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और सेकंड जो ड्राफ्ट ट्यूब जो पर्पस फुलफिल करेगा वो क्या पर्पस फुलफिल करेगा, जहां से जो वेलोसिटी बाहर निकल रही होगी, जैसे v2 वेलोसिटी अगर बाहर निकल रही है हमारे रनर से, तो इस वेलोसिटी का भी क्या होगा, ये वेलोसिटी एक्चुअली अगर टेल रेस पे गिर जाती है डायरेक्टली, तो ये वेलोसिटी क्या होती है, लूज हो जाती, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का हम कंप्लीट यूज नहीं कर पाते। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, इस वेलोसिटी को भी कुछ पोर्शन इस वेलोसिटी का यूज करके क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में मतलब इस काइनेटिक एनर्जी का भी हम क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। कैसे यूज करते हैं, जब हम डेरिवेशन देखेंगे अभी ड्राफ्ट ट्यूब की तो देखते हैं। तो फर्स्ट पर्पस इट इज फुलफिलिंग परमिट्स द नेगेटिव और सक्शन हेड टू बी एस्टैब्लिश एट द रनर एग्जिट, यही बताया मैंने। इस एग्जिट पे क्या है, नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करता है। सेकंड क्या है, कन्वर्ट्स द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वेलोसिटी एनर्जी, जो इस पे जो वेलोसिटी एनर्जी कंप्लीटली वेस्ट होने वाली थी रिजेक्टेड फ्रॉम द रनर टू यूजफुल प्रेशर एनर्जी। इस ये जो वेलोसिटी यहाँ से बाहर निकल रही है, इस वेलोसिटी को क्या करेगा वो प्रेशर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे देखते हैं। तो V2 अगर ये है और ये V3 पॉइंट है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो सेकंड पॉइंट पे जो एरिया है वो क्या है, कम है हमारे पास। ये जो सेकंड पॉइंट है इस पे एरिया कम है, थर्ड पॉइंट पे एरिया क्या है, ज्यादा है। तो वेलोसिटी जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, अगर एरिया इंक्रीज हो गया तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू बर्नौली क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी जो लॉस होने वाली थी हमने किस में कन्वर्ट कर ली, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका यूज देखते हैं हम कैसे एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है। क्योंकि ये एक डायग्राम रफ स्केच बनाया हुआ है, तो ये हमने क्या माना है, हेड रेस माना हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या माना है, टेल रेस माना है। दिस इज योर टेल रेस। ये जो पॉजिटिव साइन इट इज शोइंग योर रिएक्शन टरबाइन। तो 3 केसेस हमने माने, केस ए, केस बी एंड केस सी, केवल समझने के पर्पज से है ये। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इफेक्टिव हेड जब हम अपनी टरबाइन को एग्जैक्टली एट दी टेल रेस पे पुट करते हैं, तो इफेक्टिव हेड इज 100 मीटर। कितना इफेक्टिव हेड है, दो तरीके के हेड होते हैं, स्टैटिक हेड एंड इफेक्टिव हेड या नेट हेड। तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो स्टैटिक या जो इफेक्टिव या नेट हेड है वो कितना है, 100 मीटर हमारे। पर एक्चुअली हम अब कभी भी रिएक्शन टरबाइन को टेल रेस पे पुट नहीं करते। वी ऑलवेज पुट अवर रिएक्शन टरबाइन और प्लेस अवर रिएक्शन टरबाइन अबव देन दी टेल रेस। जैसे इस केस में 10 मीटर ऊपर पुट किया। इसका पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। अगर हमें कभी अगर देखो रिएक्शन टरबाइन मान लो पानी के अंदर सबमर्ज है कंप्लीटली, मतलब अगर टेल रेस से भी नीचे जा चुकी है, तो टेल रेस से अगर कुछ पोर्शन नीचे जा चुका है, जैसे हमें अपने रनर को क्या करना है, हमेशा पानी में सबमर्ज रखना है। अगर टेल रेस से भी वो नीचे जा चुका है तो उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी कभी। कैसे जाओगे, पानी के अंदर जाओगे, मेंटेन थोड़ी करोगे। तो या टेल रेस को बार बार खाली करोगे, उसको मेंटेन करोगे। तो उसके पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, अपनी रिएक्शन टरबाइन को करते हैं, लिफ्ट करा देते हैं इस पॉइंट तक। तो 10 मीटर ऊपर उठा ली। इसके बाद अब क्या होगा, अगर हमें रिएक्शन टरबाइन की मेंटेनेंस करनी है तो सारा वाटर हम निकाल देंगे रनर से और क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अगर कुछ खराबी आ गई। तो अगर केस बी को डिस्कस करते हैं, तो केस बी के केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि 10 मीटर ऊपर हमने अपनी रिएक्शन टरबाइन प्लेस कर दी। पर प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो नेट हेड है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, फ्रॉम 100 टू 90 मीटर हो गया। तो 10 मीटर का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब एक्चुअली हम क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं केस सी में, अब ड्राफ्ट ट्यूब लगा के हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर लेते हैं, जो सी केस बता रहा है। सी केस में हमारी टरबाइन यहाँ चलेगी, पर एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। सी केस में हो क्या रहा है, हम अपना यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव हेड जनरेट कर लेते हैं। अब मान लो मैंने नेगेटिव हेड ऑफ 10 मीटर जनरेट कर लिया, -10 मीटर का हेड जनरेट कर लिया एक्चुअली में। तो -10 मीटर के हेड जनरेट करने से हो क्या रहा है कि एक तो हमारे पास 100 मीटर का हेड पहले से ही था, 100 मीटर का हेड हमारे पास था। हमने क्या किया, इफेक्टिव हेड मेरे पास 100 मीटर का था, पर -10 जहां पे रिएक्शन टरबाइन लगी थी वहां पे -10 का हेड, जैसे यहाँ पे अगर इस डायग्राम पे देखें
कि -10 का हेड मैंने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया एक्चुअली में, -10 का हेड जनरेट कर लिया। और यहाँ तक नेट हेड जो मेरे पास था अभी तक, या तो ऊपर से जो आ रहा था नेट हेड जो था वो कितना था, 100 मीटर था। तो अब जो एक्चुअली में इफेक्टिव हेड होगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस ऑफ 10, दैट इज योर 110 मीटर। 110 मीटर का हेड हमें को क्या हो गया, इफेक्टिव हेड मिल गया। यही यहाँ पे समझाया, कितना हेड मिल गया, 110 मीटर का इफेक्टिव हेड हमें मिल जाता है। तो दिस इज ओनली ड्यू टू दी ड्राफ्ट ट्यूब। जब हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगा के जो एग्जिट पॉइंट ऑफ द रनर होते हैं वहां पे क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, नेगेटिव हेड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब ड्राफ्ट ट्यूब की थ्योरी देख लेते हैं, सिंपल थ्योरी है। हमने क्या किया, 1 और 2 के बीच क्या लगा दिया, बर्नौलीज इक्वेशन, या सॉरी 2 एंड 3 के बीच, दैट इज एट द एग्जिट ऑफ द रनर एंड द एग्जिट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब के बीच क्या लगा दी, बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी। सो बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन और एनर्जी इक्वेशन वी कैन से प्रेशर एट द टू divided by unit weight plus v square upon 2g plus z2 is equal to p3 by unit weight plus v velocity head at the third point plus z3 plus hf। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन देख लेते हैं। इस पॉइंट पे जो प्रेशर हेड होगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर हेड होगा वो किसके बराबर होगा, देखो ये टेल रेस हमारे पास, तो इस टेल रेस पे कितना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और जब अगर हम देखेंगे इससे हम h नीचे चले गए तो कितना प्रेशर बढ़ गया होगा, रो जी एच, कितना बढ़ गया होगा, रो जी एच। तो हेड की टर्म्स में क्या हो गया, प्रेशर एट द थर्ड पॉइंट या प्रेशर हेड एट द थर्ड पॉइंट विल बी एटमॉस्फेरिक हेड प्लस h, the amount by which the amount by which our draft tube is submerged in the tail race। सेकंड एक और रिलेशन अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पास इस पॉइंट की अगर हम रिलेशन देखते हैं Z2 माइनस Z3 करते हैं, दैट इज इस पॉइंट की जो हमारे पास जहां से रनर एग्जिट कर रहा है, Z2 माइनस Z3, मतलब ये जो Z2 है इसमें से Z3 माइनस कर दूं और H भी माइनस कर दूं, तो क्या आ गया हमारे पास, सक्शन हेड आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, सक्शन हेड। जितना हमने अपनी रनर को राइज करा रखा, देख रहे हो टेल रेस यहाँ पे हमारे पास और हमारा रनर का एग्जिट यहाँ है, तो हमने इतना ही हमारी टेल रेस को क्या करा रखा, सॉरी इतना ही हमारे टरबाइन को क्या रखा है, राइज करा रखा है, दैट इज योर सक्शन हेड। ये क्या कहलाता है, सक्शन हेड कहलाता है। दिस इज योर एचएस, ये क्या लिखा है, एचएस लिखा है, डैश नहीं है, दिस इज योर एचएस। समझ में आए दो रिलेशन। अब ये दोनों ही रिलेशन को हमने क्या किया, फॉर्मूले में पुट किया, तो अल्टीमेट इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, अल्टीमेटली वी फाउंड दिस इक्वेशन। तो प्रेशर हेड एट द सेकंड पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना हो गया हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस दिस प्लस एचएफ, कुछ लॉसेस इन द फ्रिक्शन। अब ये जो एचएस है, दिस इज डिनोटेड एज स्टैटिक सक्शन हेड। जितना हमने अपनी रनर को टेल रेस से ऊपर उठा दिया, जितना हमने अपने रनर को टेल रेस से ऊपर उठा दिया, दैट इज योर सक्शन स्टैटिक हेड, ठीक है, या स्टैटिक सक्शन हेड। सेकंड जो टर्म आया हमारे पास, v स्क्वायर 2 माइनस v स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, दिस इज योर डायनेमिक सक्शन हेड, जो वेलोसिटी के चेंज की वजह से। देखो अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट पे जब हम आएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अल्टीमेटली दिस विल गिव राइज टू प्रेशर एनर्जी या प्रेशर हेड में। तो दिस इज योर नोन, दिस टर्म इज नोन एज डायनेमिक सक्शन हेड। अब देखो इनसे हो क्या रहा है, सेकंड पॉइंट पे प्रेशर एक्चुअली क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक से कम हो गया, देख रहे हो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे भी हमारा प्रेशर क्या हो गया, फॉल बिलो देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर लॉसेस को अगर इस टर्म्स में k टाइम्स ऑफ दिस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं हम जनरली, तो यहाँ पुट करेंगे तो एक नई इक्वेशन मिल गई। अब देखो इस इक्वेशन को याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, पर अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारी ट्यूब सिलेंड्रिकल हो, केवल इस तरह की शेप की हो, दैट इज डायमीटर एट द एग्जिट ऑफ द रनर एंड द एग्जिट ऑफ द क्या हो, ड्राफ्ट ट्यूब, दोनों पे ही बराबर हो, तो दोनों ही पॉइंट पे क्या हो जाएगी, v2 एंड v3 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और ये वाला टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया हमारे पास। तो अब जो प्रेशर है वो क्या है, केवल स्टैटिक हेड से ही कम हो रहा है, केवल और केवल स्टैटिक हेड की वजह से ही, मतलब जितना ऊपर ले गए उतने से ही एटमॉस्फेरिक से कम हो जा रहा है हमारे पास। अब पर अगर हमारे पास एक्सपेंडिंग ट्यूब है इस तरह से, जो हमने डायग्राम में नोट कराई थी, तो 1 और 2 सॉरी 2 एंड 3 सेक्शन पे अगर मैं देखूंगा तो दोनों पे ही वेलोसिटी अलग होगी। तो एक्चुअली में हमारे पास जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दी टू क्या होगा, एटमॉस्फेरिक से इस अमाउंट से और कम हो जाएगा, ये जो टोटल अमाउंट से कम हो जाएगा। अब नेगेटिव प्रेशर हमें क्यों बनाना है, अभी थोड़ी देर पहले इस डायग्राम से मैंने बताया कि नेगेटिव प्रेशर हम किस लिए बनाते हैं, कि एक्स्ट्रा इफेक्टिव प्रेशर हम गेन कर सके हमारे पास, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स ड्राफ्ट ट्यूब कॉजेज लार्ज पोर्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड। ये अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, ये जो वेलोसिटी हेड जो लॉस हो जाता है हमारे पास, देखो v2 अगर हम कन्वर्ट नहीं करते तो टेल रेस में जाके मिल जाता और पूरा का पूरा क्या होता है, लॉस हो जाता। ये क्या होता है, लॉस हो जाता हमारे पास। पर अब हमने उसको क्या किया, प्रेशर में चेंज कर लिया, हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, उसको प्रेशर में चेंज कर लिया। तो इस प्रेशर से और कम ले गए हम अपने प्रेशर को। अगर
तो ठीक है, तो लार्ज पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, या लार्ज पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड। तो अल्टीमेटली हमारे पास दो पर्पस सर्व किया हमारे ड्राफ्ट ट्यूब ने। एक तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट करने में हेल्प कराई एट द एग्जिट ऑफ द रनर, और सेकंड क्या कराने में कोई हेल्प कराई कि जो पोर्शन हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर जाता है उसे हमने क्या किया, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये अभी तक फॉर इस लेक्चर के लिए हमारे पास यही है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, कि कितना इफेक्टिव होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।